ईश्वर रूस को देख रहा है और वह जो देख रहा है उससे बहुत खुश नहीं है। अब हम यहाँ किसी वास्तविक ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रूस को ऐसा महसूस हो सकता है कि यह वही है। यह किसी के लिए भी भगवान की नजर जैसी चीज के सबसे करीब है। आसमान में सब कुछ देखने वाली एक आंख है जो देखती है, जानकारी देती है और यूक्रेन को ऐसे तरीके से ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है जैसा वह पहले कभी नहीं कर पाया था। रूस छुप नहीं सकता, वह ईश्वर की दृष्टि से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकता। वह बस इतना ही कर सकता है कि उसे पता है कि उस पर डच तकनीक की नजर है जो यूक्रेन को वास्तविक समय में डेटा देती है और रूसी सेना के लिए तबाही का कारण बनती है जब वे कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे उपकरण की जिसे एक सैनिक अपने साथ ले जा सकता है, जो दिखने में लगभग एक हैंडहेल्ड वीडियो गेम कंसोल जैसा लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। सैनिक इस उपकरण का इस्तेमाल टेट्रिस के कुछ गेम खेलने के लिए नहीं कर रहा है। स्क्रीन पर ढेर सारी तस्वीरें भरी हुई है और हर एक तस्वीर उपग्रहों से इस डिवाइस पर लगभग वास्तविक समय में भेजी जा रही है। जैसे ही सैनिक स्क्रीन और बटन पर टैप करता है, तस्वीरें बदलने लगती है। सैनिक खोज कर रहा है। उसके पीछे एक मोबाइल कमांड सेंटर है जो कंप्यूटरों से भरा हुआ है और जिनके पास व्यावसायिक उपग्रहों तक पहुंच है, और ये सभी उपग्रह लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं और स्वाइप करना और बटन दबाना। कुछ ही मिनटों में इन तस्वीरों ने दिखा दिया है कि सैनिक को आगे क्या करना है। एक उड़ान योजना तैयार कर ली गई है। इन तस्वीरों की मदद से पायलट को वायु रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच से रास्ता दिखाया जा रहा है या जमीन पर ऐसे लक्ष्य चिन्हित किए गए हैं जिन पर ड्रोन से हमला किया जा सकता है। तोपखाना या फिर जो भी हथियार उस लक्ष्य को नक्शे से मिटाने के लिए सबसे प्रभावी माना जाए। कुछ मामलों में अग्रिम पंक्ति का सैनिक केवल उपग्रहों से चित्र ही प्राप्त नहीं कर रहा होता, वे अपने स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करके उपग्रहों की फीड को खुद नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वे जूम इन कर सकते हैं, अन्य क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं और लक्ष्य स्थानों की पुष्टि कर सकते हैं। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये तकनीक किसी साइंस फिक्शन फिल्म से ली गई हो, लेकिन ये असली है। ये है गॉड्स आई, या अगर डिवाइस का असली नाम बताऊं तो ब्रावो 1 अल्फा क्लोज सैटेलाइट सपोर्ट या CSS। डच मूल की है, लेकिन इसे सैटेलाइट्स के एक बड़े नेटवर्क और सहयोग से संभव बनाया गया है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। इस शानदार उपकरण ने यूक्रेन के सैनिकों को ऐसी खुफिया जानकारी तक पहुंच दी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी जब पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया था। अब यूक्रेन देख सकता है कि रूस क्या कर रहा है जब रूस वही कर रहा होता है, और इसका मतलब है कि यूक्रेन बेहद तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है, हमलों को रोक सकता है, जवाबी हमले कर सकता है और यहाँ तक कि रूसी लॉजिस्टिक्स को भी तबाह कर सकता है। इन सब का खुलासा 17 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में हुआ है, जिसमें बताया गया है कि ब्रावो 1 अल्फा CSS कोई दूर की कल्पना नहीं है। अभी इसी वक्त ये यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा है। इसे शुरू करने और चलाने के लिए डच लोगों की एकजुट कोशिश के कारण, और ये यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध लड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है। हम ब्रावो 1 अल्फा CSS के बारे में बहुत ज्यादा खास जानकारी नहीं जानते, कम से कम तकनीकी विशिष्टताओं के मामले में। जो कुछ हमें पता है वह इधर उधर की खबरों और खुद निर्माता द्वारा दी गई कुछ जानकारी से आता है। शुरुआत के लिए हमें पता है कि यूक्रेन और नीदरलैंड्स के बीच यह गॉड्स आई सहयोग काफी समय से चल रहा था, इससे पहले कि ब्रावो 1 अल्फा CSS के इस्तेमाल में होने की खबर सामने आई। अगर हम मई 2025 में वापस जाए तो कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनमें कहा गया था कि डच उद्योग ने यूक्रेन को एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया है जो देश के सैनिकों को अंतरिक्ष से तेज समर्थन देगा। उस समय की योजना यह थी कि उपग्रह प्रणालियों की एक नई श्रृंखला बनाई और लॉन्च की जाए जो अंतरिक्ष से रूसी संचार और रडार सिस्टम का पता लगाने में सक्षम हो, जिससे यूक्रेन संभावित खतरों की पहचान कर सके जैसे ही वे सामने आए। पूर्व डच रक्षा सचिव गीज टिएंडेमन ने उस समय कहा था कि वह डच अंतरिक्ष उद्योग से एक त्वरित समाधान मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, स्थिति की गंभीरता बहुत अधिक है और हम सभी इसे समझते हैं। पैसा, ज्ञान और संसाधन साथ साथ चलते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रावो 1 अल्फा CSS के विचार का बीज इसी समय के आसपास बोया गया था। हालांकि डच उस समय भी और अब भी अपनी खुद की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके वह रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं थे, जो अब यूक्रेनी सैनिकों को दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीदरलैंड्स ने सैटेलाइट के क्षेत्र में सकारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। रॉयल नीदरलैंड्स वायु और अंतरिक्ष बल बनाया गया है और एक आधिकारिक डच अंतरिक्ष कमांड भी स्थापित की गई है। 2028 तक बाद वाला एक पूरी तरह से सक्रिय कमांड बनने की उम्मीद है, जिसमें सैकड़ों सक्रिय सदस्य होंगे, जैसा कि ब्रीफिंग रिपोर्ट्स में बताया गया है। 24 जून 2025 को नीदरलैंड्स ने भी एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया, जिसमें पहला ऑपरेशनल सिंथेटिक एपर्चर रडार था, जिसका उपयोग डच सशस्त्र बलों द्वारा किया जाएगा। लेकिन ब्रावो 1 अल्फा CSS को चालू करने के लिए जिस कहीं बड़े सैटेलाइट समूह की जरूरत है वो डच दायरे में नहीं आता। फिर भी हम जानते हैं कि ये सिस्टम यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर कैसे? सहयोग ही इसकी कुंजी रहा है। यूक्रेन को अपने खुद के सैटेलाइट्स देने में असमर्थ होने के कारण नीदरलैंड्स ने इसके बजाय दूसरों की ओर रुख किया है। व्यावसायिक सैटेलाइट प्रदाताओं के साथ मिलकर नीदरलैंड्स ने ब्रावो 1 अल्फा CSS बनाया है, ताकि ये केवल डेटा की मात्रा और यूक्रेन को दी गई रियल टाइम इमेजेस में ही नहीं, बल्कि और भी कई मायनों में गॉड्स आई बन सके। ये डिवाइस एकता और उन साझेदारियों की ताकत का प्रतीक है जो रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए बनाई जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 4 जून के एक लेख में यह सब उजागर किया।
जिसमें बताया गया कि यूक्रेन अब जो सैटेलाइट इमेजरी सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है उसमें ब्रावो 1 अल्फा CSS भी शामिल है, जो कि एक हैंड हेल्ड तकनीक है, और मोबाइल कंट्रोल सेंटर्स भी शामिल है जिनका हमने पहले जिक्र किया था, और इसमें अन्य कंपनियों का भी योगदान है। वेंटर इसमें शामिल है, एक अमेरिकी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स और एक यूक्रेनी कंपनी बोरेवी भी इसमें शामिल हैं। इनमें से कई कंपनियां सैन्य नहीं बल्कि व्यावसायिक संस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए वेंटर एक व्यावसायिक कंपनी है जो कई वर्षों से यूक्रेन के साथ काम कर रही है और नियमित रूप से सैटेलाइट लॉन्च करती है। कंपनी की सैटेलाइट श्रृंखला हर दिन 30 सेंटीमीटर श्रेणी की 35 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इमेजरी एकत्र कर सकती है, वैन वेंटर कहते हैं, और इसकी लीजन सैटेलाइट्स पृथ्वी पर एक ही स्थान पर दिन में 15 बार तक दोबारा जाती हैं। ये तो बस एक झलक है उस तकनीक की जिसे ब्रावो 1 अल्फा CSS ने यूक्रेन के लिए सुलभ बना दिया है। इस उपग्रह समूह के जरिए ताज़ा गतिविधि, ट्रैकिंग और मैपिंग सब कुछ संभव हो पाया है। जहां तक ब्रावो 1 अल्फा CSS की बात है, ब्रावो 1 अल्फा का दावा है कि इसे खास तौर पर रणनीतिक स्तर की सैटेलाइट क्षमताओं और फ्रंटलाइन पर अमल के बीच के अहम अंतर को पाटने के लिए डिजाइन किया गया था। व्यवहार में इसका मतलब है कि डिवाइस के पीछे का कंट्रोल सिस्टम रियल टाइम में इमेजेस प्राप्त करता है और उन इमेजेस से मिलने वाली जानकारी के आधार पर टास्क असाइन करता है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक तत्व है, क्योंकि ब्रावो 1 अल्फा CSS इमेज प्रोसेसिंग का समय कम करने के लिए AI का इस्तेमाल करता है। साथ ही ऑटोमेटेड एनालिसिस भी देता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करता है। डेटा डच सिस्टम के जरिए भी बहता है और बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स में जाता है। ब्रावो 1 अल्फा खास तौर पर यूक्रेन के डेल्टा सिस्टम का नाम लेता है। ये सिस्टम अगस्त 2025 से यूक्रेन की रक्षा सेनाओं के सभी स्तरों पर तैनात किया गया है और ये ब्रावो 1 अल्फा CSS के जरिए आने वाली सैटेलाइट इमेजरी से लेकर टोही और स्ट्राइक ड्रोन द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज से प्राप्त अनगिनत डेटा प्रदान करता है। डेटा 3D कोऑर्डिनेट्स, लाइन ऑफ साइट एनालिसिस और यहाँ तक कि स्ट्राइक की संभावना से जुड़ी कॉन्फिडेंस ग्रेडिंग के रूप में भी आता है। फिर से ये यूक्रेन की इस डच गॉड्स आई का इस्तेमाल करने की क्षमता को बढ़ाता है ताकि वो तय कर सके कि क्या निशाना बनाना है, कब, और सबसे अहम बात, सबसे पहले यह पता लगाने के लिए कि क्या स्ट्राइक करना वाकई संभव भी है या नहीं। एक पल के लिए खुद को एक यूक्रेनी सैनिक की जगह पर रखिए। रूसी पोजीशन से दर्जनों किलोमीटर दूर आप अपना मोबाइल कमांड सेंटर पार्क करते हैं। अंदर विश्लेषक है जो ब्रावो 1 अल्फा CSS के साथ संगत विभिन्न सैटेलाइट समूहों से लगातार सैटेलाइट इमेजेस प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने हैंडहेल्ड डिवाइस के साथ इंतजार कर रहे हैं और ड्रोन बमों से लैस तैयार खड़े हैं। सिर्फ एक साल पहले तक जो कुछ आप करने वाले हैं वो संभव नहीं था। सैटेलाइट इमेजेस को आप तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। जब तक आपको जमीन की स्थिति समझ में आती तब तक रूस की सेनाएं आगे बढ़ चुकी होती और सब कुछ बदल चुका होता। लेकिन अब ये प्रक्रिया आसान हो गई है। आपको अब भी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब यह समय दिनों की बजाय मिनटों या घंटों में मापा जा सकता है। जैसे ही ब्रावो 1 अल्फा CSS से इंटेलिजेंस तेजी से आती है, एक पूरी नई श्रेणी के टारगेट्स सामने आ जाते हैं। मोबाइल ड्रोन स्क्वाड, वाहन और कोई भी चीज जो चल सकती है अब निशाना बनाई जा सकती है। ट्रक से संदेश आता है कि टारगेट की पुष्टि हो गई है और एक वरिष्ठ कमांडर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब काम शुरू करने का समय है। शायद आप और डेटा निकालते हैं। डेल्टा से मिली फुटेज आपके ड्रोन के लिए फ्लाइट पाथ तय करने में मदद कर सकती है, साथ ही ब्रावो 1 अल्फा से मिली इंटेलिजेंस भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है परिणाम। सिर्फ कुछ घंटों या उससे भी कम समय में आप खुद को पोजीशन करने से लेकर असली हमला करने तक पहुंच जाते हैं। रूसी टारगेट तबाह हो जाता है, आप और आपकी टीम अगले टारगेट की ओर बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ एक झलक है कि अब यूक्रेन के लिए क्या क्या संभव है उस गॉड्स आई इन द स्काई की बदौलत, जो पहले कभी नहीं देखी गई युद्धभूमि की तस्वीरें उपलब्ध करा रहा है। इस तकनीक का प्रभाव बहुत बड़ा रहा है और इसके कारण रूस को जो नुकसान हुआ है वो लगभग मापा नहीं जा सकता। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन इसी तरह से सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। हम सबसे पहले व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे कि ब्रावो 1 अल्फा CSS जैसी तकनीक ने यूक्रेन को क्या क्या उपलब्ध कराया है। ऐसी तकनीक जो कमर्शियल सैटेलाइट्स और उनकी इमेजरी तक पहुंच देती है, ने यूक्रेन के लिए खेल ही बदल दिया है। 5 जून की एक रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया ने खुलासा किया कि यूक्रेन ने अपनी किल चेन को छोटा करने में कामयाबी हासिल की है, जो लक्ष्य की पहचान से लेकर हमले तक की अवधि होती है, लगभग 90% तक। सिर्फ इसलिए क्योंकि अब सैनिकों को उपग्रह चित्र सीधे उनके पास भेजे जा रहे हैं। जिन हैंडहेल्ड डिवाइसों की हमने चर्चा की है वे उन चित्रों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट, लैपटॉप और फोन भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यूक्रेन कौन सी विशेष तकनीक का उपयोग कर रहा है। यूक्रेन ने भी अपनी आंतरिक कमांड प्रक्रियाओं को इस तरह ढाल लिया है कि वे रियल टाइम कमर्शियल सैटेलाइट्स की उपलब्धता से मिलने वाली गति के अनुरूप हो। कमांडर को अब भी हमले के लिए अनुमति देनी होती है, लेकिन यूक्रेन को अब यह जरूरी नहीं है कि सारी सैटेलाइट इंटेलिजेंस कीव में केंद्रीकृत समीक्षा से गुजरे। अब उन समीक्षाओं की जरूरत नहीं रह गई है। ये समीक्षाएं इसलिए थी ताकि यूक्रेन ये तय कर सके कि जो उन्हें कुछ दिन पुरानी इमेजेस में दिखाया गया था वो हमले से पहले भी अभी भी प्रासंगिक है या नहीं।
अब जब रियल टाइम इमेजेस मिल रही हैं तो समीक्षा को छोड़ा जा सकता है और एक सैनिक अपने डिवाइस पर वह इमेज 15 मिनट के अंदर देख सकता है। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक इसका असर साफ है और ये सिर्फ हमलों की गति के मामले में ही नहीं है। समीक्षाओं की जरूरत न होने से यूक्रेन काम के घंटे बचा पा रहा है जिन्हें दूसरे तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। समीक्षाओं में समय के साथ साथ पैसे भी खर्च होते हैं और अब जब यूक्रेन के पास आसमान में अपनी सब कुछ देखने वाली आंख है तो वह पैसा भी दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। फिर इसमें सहयोग का पहलू भी है। ब्रावो 1 अल्फा और इसके लिए जरूरी विभिन्न सिस्टम्स ने यूक्रेन, नीदरलैंड्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यावसायिक और सैन्य चैनलों के जरिए सहयोग को बढ़ाया है। आप तो यह भी कह सकते हैं कि यूक्रेन सैटेलाइट तकनीक के इस नए तरीके के लिए एक परीक्षण स्थल बन गया है, जैसे वह कई अन्य हथियार प्रणालियों के लिए भी रहा है। ये शायद कोई संयोग नहीं है कि अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने ऐसा सॉफ्टवेयर जोड़ा है जो व्यावसायिक सैटेलाइट से तस्वीरें सैनिकों के उपकरणों तक भेज सकता है। यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि ये तरीका काम करता है और इसे इतना बेहतर बना दिया है कि अब रूस इसकी कीमत चुका रहा है और अमेरिका इससे सबक सीख रहा है। रूसियों को इसकी कीमत चुकवाने की बात करें तो असल में मामला यही है। अपनी रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि इस रियल टाइम सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन द्वारा क्रीमिया को अलग थलग करने में अहम रहा है। इस आउटलेट ने यूक्रेन द्वारा शैडो फ्लीट जहाजों और फेरी टर्मिनलों पर किए गए हमलों की ओर इशारा किया है, जो दोनों ही ताजा सैटेलाइट डेटा की मदद से संभव हो पाए हैं, जिससे पता चलता है कि रूसी जहाज कब लोड हो रहे हैं और उसके बाद वे कहां जा रहे हैं। यूक्रेन ने काला सागर और अजोव सागर में लगभग 220 जहाजों पर हमला किया है और यह सब शायद उस गोड्स आई की वजह से है जो लगातार रूस पर नजर रखता है। पुतिन बहुत गुस्से में होंगे। उन्हें पता है कि रूस इस लगातार बहती जानकारी के प्रवाह को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि यूक्रेन जिन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है उन्हें कक्षा से बाहर गिरा दे, और वो कोई व्यवहारिक समाधान नहीं है। इसके बजाय उन्हें देखना पड़ रहा है कि कैसे उनका क्रीमिया पर नियंत्रण ढह रहा है। आखिरकार यूक्रेन केवल शैडो फ्लीट टैंकरों और गलत तरीके से इस्तेमाल की गई फेरिस को ही अपने सैटेलाइट डेटा से निशाना नहीं बना रहा है। इन हमलों से पहले और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन रूसी वाहनों पर हमला कर रहा है जब वे उन लॉजिस्टिकल रास्तों पर चलते हैं जो क्रीमिया, रूस और कब्जे वाले इलाकों को जोड़ते हैं। इन हमलों को अंजाम देने के लिए यूक्रेन को यह जानना जरूरी है कि वाहन कहां है और संभवतः ब्रावो 1 अल्फा की इसमें काफी बड़ी भूमिका है। यूक्रेन की क्रीमिया को अलग थलग करने की रणनीति 2026 में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही है और इसका मतलब है कि ये रूस के लिए सबसे बड़ी नाकामियों में से भी एक रही है। 2014 में अवैध कब्जे के बाद से पुतिन ने यूक्रेन के सिर पर जो रणनीतिक बढ़त लटका रखा था वह अब एक कमजोरी में बदल गया है, क्योंकि क्रीमिया ईंधन की भारी कमी से जूझ रहा है। बिजली कटौती और आपूर्ति की समस्याएं, ये सब यूक्रेन के हमलों के कारण हो रहा है। पुतिन प्रायद्वीप को यूं ही नहीं छोड़ सकते। ऐसा करना उनके लोगों से किया गया वादा तोड़ना होगा। साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि वह क्रीमिया की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। तो रूस लगातार हथियार, सैनिक और सामान भेजता रहता है और यूक्रेन अपने ड्रोन से इन सबको तबाह करता रहता है। और जैसा कि रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने बताया है, यूक्रेन ये सब बिना अपने सैनिकों की कुर्बानी दिए कर सकता है। दक्षिण में यूक्रेनियनों को रूस और क्रीमिया के बीच की जमीनी गलियारा काटने के लिए अपने सैनिकों को भेजने की जरूरत नहीं है, अगर वे उस पर फायर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं ताकि उनके ड्रोन उस इलाके को कवर कर सके और लॉजिस्टिक्स को निशाना बना सके। पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम जाने पर भी इसका वही असर होता है, यानी क्रीमिया को अलग थलग करना, जैसा कि संस्थान कहता है। साथ ही संस्थान जोड़ता है कि देश के दक्षिणी हिस्से में पिछले कुछ महीनों में स्थिति काफी बदल गई है। दक्षिणी यूक्रेन का जिक्र हमें एक और तरीके की ओर ले जाता है जिससे गॉड्स आई एक बहुत बड़ा फायदा साबित हुआ है। यूक्रेन अपने सैटेलाइट फुटेज का इस्तेमाल कब्जे वाले जापोरिजिया में हमलों के लिए कर रहा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार है, जो ये बताता है कि जून में 422वें सेपरेट अनमैन्ड सिस्टम्स रेजिमेंट के सैनिकों ने सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करके उन सुविधाओं को नष्ट किया जिन्हें रूस ने कब्जे वाले जापोरिजिया में स्थापित किया था। वे सुविधाएं स्टारलिंक सिग्नल को जाम करने के लिए बनाई गई थी। इसलिए यूक्रेन ने एक साथ खतरे को खत्म किया और अपनी आक्रामक क्षमताओं को मजबूत किया, और ये सब गॉड्स आई की वजह से संभव हुआ। जापोरिजिया और उसके आसपास के क्षेत्र रूस के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं। एक तो स्टारलिंक कनेक्टिविटी के नुकसान के कारण और दूसरा यूक्रेन के पास इन सभी सैटेलाइट इमेजरी तक पहुंच होने के कारण। 14 अगस्त की यूरोन्यूज रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर द्वारा तैयार किए गए डेटा का विश्लेषण किया गया है, यूक्रेन ने पिछले 6 महीनों में दक्षिण पूर्व में लगभग 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस हासिल कर लिया है। इसमें 26 बस्तियों की आजादी शामिल है, जिनमें से 4 जापोरिजिया में है, और यह न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा बताए गए ऐसे हमलों के कारण ही संभव हो पाया है जिन्होंने इन लक्षित सफलताओं को संभव बनाया। जापोरिजिया में रूस की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसकी तोपखाना इकाइयां अब उस शहर की मारक दूरी तक भी नहीं पहुंच पा रही है जिसका नाम इस क्षेत्र के नाम पर है, जिसके कारण रूस को जमीन पर कोई वास्तविक प्रगति करने के बजाय अब हवाई ड्रोन और बम हमलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो यूक्रेन युद्ध में एक नए मोर्चे का उभरना है। अंतरिक्ष से वास्तविक समय में की गई टोही यूक्रेन के लड़ने के तरीके को बदल रही है, और हम यहाँ सिर्फ कुछ दिन पुरानी सैटेलाइट तस्वीरों से ताजा फोटो तक के बदलाव की ही बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए टोही ड्रोन के बारे में।
इसमें कोई शक नहीं कि ये ड्रोन बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैदान की अपनी वास्तविक समय की फुटेज दे सकते हैं, लेकिन ये दिखाई भी देते हैं और इसी वजह से इन्हें गिराया भी जा सकता है। सिग्नल्स को भी जाम किया जा सकता है, जिससे टोही ड्रोन बेकार हो जाता है। हर असफल ड्रोन मिशन यूक्रेन के लिए लागत भी बढ़ाता है और इसमें तो हमने अभी ये भी नहीं जोड़ा कि टोही ड्रोन की रेंज और वो कितनी जमीन कवर कर सकता है, वो भी सीमित है। हम ये नहीं कह रहे कि ये ड्रोन अचानक बेकार हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब यूक्रेन के पास ऐसे दूसरे विकल्प हैं जो इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि रूस उनका कुछ नहीं कर सकता और ब्रावो 1 अल्फा CSS इस सब के केंद्र में है। रूस सिर्फ देख सकता है और आंसू बहा सकता है, और जब क्रेमलिन अपनी खुद की सैटेलाइट इमेजरी के बारे में सोचता है तो उसके आंसू और भी ज्यादा बहते हैं। जब युद्ध के मैदान की निगरानी के लिए सैटेलाइट्स के इस्तेमाल की बात आती है तो रूस कभी भी सबसे आगे रहने वालों में नहीं रहा है। फिर भी यूक्रेन और रूस की अपनी विफलताओं ने मिलकर रूस को युद्ध के इस खास पहलू में यूक्रेन से काफी पीछे कर दिया है। मई 2024 से ही यूक्रेन ने सैटेलाइट कंपनियों से अनुरोध किया है कि वे देश के क्षेत्र की तस्वीरें लेना बंद कर दे, या कम से कम ये सुनिश्चित करे कि रूस को उन तस्वीरों तक पहुंच न मिले। 2026 में यूक्रेन ने उन तस्वीरों तक पहुंच को फायदेमंद बनाने का तरीका ढूंढ लिया है और रूस के पास निश्चित रूप से वैसी ताजा तस्वीरें नहीं हैं जैसी यूक्रेन के पास है। रूस के अपने सैटेलाइट भी कमजोर हैं। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी की रिपोर्ट के अनुसार इतने कमजोर कि रूस शायद चीनी सैटेलाइट से मिले डेटा पर निर्भर रहा है। हालांकि क्रेमलिन इनकार करता है कि बीजिंग कोई भी युद्ध क्षेत्र डेटा देता है, लेकिन क्लेटन स्वोप, जो CIA में 14 साल का अनुभव रखने वाले हैं, ने इस समाचार संस्था से बताया कि रूस का बुनियादी ढांचा काफी पुराना और जर्जर है। ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर चीन किसी कंपनी या अपनी सरकारी क्षमताओं से कुछ भी देने को तैयार है तो रूस उसका फायदा जरूर उठाएगा। अपनी घरेलू सैटेलाइट तकनीक के मामले में यूक्रेन भी रूस जैसी ही स्थिति में है, लेकिन यूक्रेन के सहयोगी ही फर्क पैदा करते हैं। हम ये ब्रावो 1 अल्फा और कम से कम 3 अलग अलग देशों की उन सभी कंपनियों में देखते हैं जो मिलकर ये सुनिश्चित करती हैं कि 2026 में यूक्रेन को सैटेलाइट इमेजरी की सुविधा मिल सके। गॉड्स आई रूस पर शिकंजा कस रहा है। क्रेमलिन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उतना प्रभावी हो सके। जब तक ऐसा है, यूक्रेन को युद्ध के मैदान पर एक खास बढ़त मिलेगी, जबकि रूस अभी भी पुराने डेटा के साथ ही काम करता रहेगा। यूक्रेन युद्ध के नियमों को लगातार बदल रहा है और गॉड्स आई इसका अकेला उदाहरण नहीं है। यूक्रेन की वायुसेना हर सैन्य नियम को चुनौती देती है और ये काम करता है। कैसे और क्यों, ये जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। लेकिन जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करने पर विचार करें और नीचे अपनी राय बताएं। आप चैनल के सदस्य भी बन सकते हैं, जिससे आपको वो खास सामग्री मिलेगी जो हम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं करते। और देखने के लिए धन्यवाद।